डेट है आज 6 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। वॉशिंगटन घोषणा पत्र, आप हिंदी में बोल सकते हो इसको। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी, मेंस में। रिसेंटली ये साइन हुआ है घोषणा पत्र किस किस के बीच में, साउथ कोरिया और यूएस के बीच में। इन दोनों के बाइलेटरल रिलेशनशिप को 70 साल पूरे हो गए, 70 ईयर। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया है, घोषणा पत्र। तो मेन इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें जानना है। देखो, एक दूसरी कंट्री ये कोऑपरेट कर रही है न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब कोई नाभ के हथियार ना डेवलप करे, साउथ कोरिया डेवलप ना करे। और इसमें जिम्मेदारी ये है यूएस की कि कोरियन पेनिनसुला को, यानी कि साउथ कोरिया को न्यूक्लियर अटैक से बचाया जा सके। और कौन बचाएगा? यूएस, अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। तो मेन मकसद इसका ये है कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा साउथ कोरिया को, अगर कोई साउथ कोरिया पे न्यूक्लियर बम वगैरह गिराता है तो। साउथ कोरिया कहाँ पे, आप मैप पे देख सकते हो, ये जापान के पास, यहाँ पे देखो, ये साउथ कोरिया है। और यूएस कहाँ पे, आपको पता ही है, ये यूएस है, अमेरिका। तो इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, डिक्लेरेशन जारी की है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। इसमें देखो, इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या करेगा अमेरिका। इसमें एक सबमरीन डिप्लॉय करेगा। सबमरीन को बोलते हैं पनडुब्बी हिंदी में। न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉय का मतलब तैनात, साउथ कोरिया के पेनिनसुला पे। पेनिनसुला मतलब, क्योंकि साउथ कोरिया है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ये साउथ कोरिया देख रहे हो आप, इधर से, इधर से और इधर से। तो पेनिनसुला बोलते हैं जब कोई लैंड या भूमि 3 साइड से घिरी हुई हो पानी से। हिंदी में बोलते हैं पेनिनसुला को प्रायद्वीप। एक न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप बनेगा, जो कोई भी, मान लो अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि कोई न्यूक्लियर अटैक करता है साउथ कोरिया पे, तो इसके लिए क्या प्रिंसिपल होंगे, क्या रिस्पॉन्स होगा, ये न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप बनाएगा, फॉर्म करेगा ऐसे प्रिंसिपल। साउथ कोरिया अगर मान लो कोई मदद चाहिए न्यूक्लियर एडवांसमेंट के लिए, मान लो कोई न्यूक्लियर एनर्जी बनाना चाहता है और एडवांसमेंट चाहता है, तो यूएस से मदद लेगा, अमेरिका इसकी मदद करेगा। यूएस साउथ कोरिया के न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। जो डिक्लेरेशन है इसमें यह भी है कि एनपीटी जो ट्रीटी है, इसको साउथ कोरिया मानेगा। अपने कंट्री में वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं करेगा। अगर न्यूक्लियर डिटरेंस चाहिए, वो यूएस की मदद से ही करेगा। इंडिपेंडेंटली कोई न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं बनाएगा। एनपीटी ट्रीटी देखो 1968 में ये आई थी। इसमें ये था नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना। ये कोई न्यूक्लियर बम हथियार वगैरह को स्प्रेड नहीं करेगा, फैलाएगा नहीं, और अपने देश में कोई रखेगा नहीं 5 कंट्रीज़ के अलावा। 5 कंट्री कौन सी हैं? 5 कंट्री हैं आपकी, यूएस और आपकी चाइना, यूके, फ्रांस और रसिया। ये पांचों कंट्री वो हैं जो परमानेंट मेंबरशिप है जिनके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन इंडिया ने इसकी ट्रीटी को नहीं माना, इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया के साथ और देश भी आए जिन्होंने इसको साइन नहीं किया, जैसे नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया इस पर, इसराइल भी है इसमें। तो ये नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो, इसको मानेगा साउथ कोरिया इस वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के हिसाब से। और यूएस के प्रेसिडेंट इकलौती सोल अथॉरिटी होंगे कि अगर मान लो कोई भविष्य में कोई न्यूक्लियर अटैक करता है साउथ कोरिया पे, तो न्यूक्लियर आर्सेनल का यूज करना है यूएस को या नहीं करना है, यानी कि उसका जवाब देना नहीं देना है, तो ये यूएस के प्रेसिडेंट ही डिसीजन ले सकेंगे। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मेईतेई इशू इन मणिपुर। रिसेंटली आपने देखा होगा मणिपुर में वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है। तो उसका कारण क्या है, पूरा डिटेल में जानेंगे क्या इशू है ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 1, 2 और 3 सब में, इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल इशू या फिर मैतेई कम्युनिटी के बारे में पूछा जा सकता है जीएस पेपर 1। रिसेंटली जो वायलेंस हुए हैं मणिपुर में, ये देखो बहुत समय से टेंशन चल रही थी हिली और वैली पीपल में। देखो घाटी में कुछ लोग रहते हैं मेईतेई कम्युनिटी के, जैसे मान लो ये पहाड़ी इलाका है, और जो ये नीचे वाला इलाका है ना, इसे बोलते हैं घाटी हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वैली। तो वैली में रहते हैं, घाटी में, मेईतेई पीपल, और हिली एरियाज़ में रहते हैं और ट्राइब, जैसे कुक्की ट्राइब है या नागा पीपल हैं। तो इनमें टेंशन हो गई, अभी इनमें वायलेंस हो गया, क्योंकि मेईतेई कम्युनिटी की डिमांड थी उनको एसटी कैटेगरी में डाला जाए।
शेड्यूल्ड ट्राइब में, अनुसूचित जनजाति में डाला जाए। और अभी से डिमांड नहीं है इनकी, 2012 से डिमांड चल रही है। तो अभी क्यों हुआ ये वायलेंस, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। पहले समरी जानते हैं पूरे इशू की, क्या है इस इशू में। देखो जो सेंट्रल वैली है, सेंट्रल वैली यहाँ पे जो इम्फाल वैली है, मणिपुर की कैपिटल है जो उसका नाम है इम्फाल, और यहाँ पे इम्फाल वैली के नाम से एक घाटी भी है, इम्फाल वैली या इम्फाल घाटी बोल सकते हो। वहाँ पे देखो जो मेइतेई कम्युनिटी रहती है, और ये जो इम्फाल वैली है, जो घाटी है, ये पूरे मणिपुर के जोग्राफिकल एरिया का 10% है। ये 10% एरिया है, और इस एरिया में कौन सी कम्युनिटी रहती है, मेइतेई कम्युनिटी, मेइतेई या मेइतेई पंगाल्स, ये पीपल रहते हैं यहाँ पे। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, जितनी मणिपुर में जितनी पॉपुलेशन है उसका 64% पॉपुलेशन मेइतेई कम्युनिटी की है, यानी कि 60% पॉपुलेशन है, और एरिया कितना है इनके पास, केवल 10%। तो ये मेइतेई कम्युनिटी के लोग हैं। इस तरह से ये इनके ट्रेडिशनल अटायर हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस है इनकी, देख सकते हो आप। जो मेइतेई है इनको मणिपुरी भी बोलते हैं, मणिपुरी। और जो इनकी लैंग्वेज है ना, मेइतेई लैंग्वेज या मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो भाषा ये जो बोलते हैं, मेइतेई लैंग्वेज या मेइतेई लैंग्वेज बोल सकते हो, या फिर मणिपुरी लैंग्वेज। यहाँ पे देखो स्टेट में ये रहते हैं, इम्फाल वैली में। ये फर्टाइल लैंड है, ये उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे कृषि भी करते हैं ये। मेइतेई देखो ओरिजिनली इसमें 4 डिफरेंट ट्राइब आती थी, ओरिजिनली इसमें 4 डिफरेंट ट्राइब आती थी। मेइतेई एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर भी ये 4 ट्राइब आती हैं, खुमान, लुवांग, मोरंग, मेइतेई। और देखो आपको पता है ये आगे सब सेक्ट में भी, यानी कि सब ग्रुप में भी बढ़ गए होंगे, इनके अंदर कास्ट इस तरह से बढ़ जाती हैं, आपको पता ही है। और इनके जो पीपल हैं लगभग मेइतेई कम्युनिटी के, मोस्टली पीपल हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और कुछ और भी पीपल हैं जो और धर्म को भी मानते हैं मेइतेई कम्युनिटी के, लेकिन अधिकतर हिंदू कम्युनिटी को, मतलब हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं ये। अच्छा, ये तो हो गया 10% जो एरिया है किसके पास है, मेइतेई कम्युनिटी के पास। और कहाँ पे रहते हैं, इम्फाल वैली में, इम्फाल घाटी है जो, इम्फाल घाटी में रहते हैं। कितना एरिया है, 10%, और पॉपुलेशन कितनी है, 64%। बाकी का जो 90% एरिया है मणिपुर का, उसमें बाकी के ट्राइब रहती हैं, जैसे कुकी, नागा, ये ट्राइब रहती हैं, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 35% के लगभग है पॉपुलेशन। तो देखो 35 पॉपुलेशन के पास तो है 90% एरिया, और 64% जो पॉपुलेशन है उसके पास केवल 10% एरिया है। एक तो ये इनको दिक्कत होती है, समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या है, फिर मेइतेई कम्युनिटी ने डिमांड कर दिया कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, मतलब हमें शेड्यूल्ड ट्राइब में डालो, अनुसूचित जनजाति में डालो। तो मेइतेई कम्युनिटी जो वैली में रहती थी, जिसके पास केवल 10% एरिया था, उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब में डाला जाए। और इनकी डिमांड 2012 से उठाई जा रही है। एक कमेटी बनी हुई है वहाँ पे, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, ये कमेटी लीड कर रही है इनकी डिमांड को 2012 से। अब जो ये कम्युनिटी डिमांड कर रही है एसटी लिस्ट में डाला जाए, इनको अपोज कौन कर रहा है, बाकी की ट्राइबल कम्युनिटी। क्यों कर रही है अपोज वो भी जानेंगे। और अभी क्यों ये रिसेंटली वायलेंस हुआ, अभी वायलेंस जो हिंसा हुई है इसलिए हुई है, मणिपुर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। मणिपुर के हाई कोर्ट में एक सिंगल जज ने ऑर्डर दिया है मणिपुर की गवर्नमेंट को कि जो मेइतेई कम्युनिटी की डिमांड है एसटी कैटेगरी की, उसको कंसीडर किया जाए, उसको देखा जाए, अगर इनको ज़रूरत है तो उसको डाला जाए एसटी कैटेगरी में। लेकिन जो बाकी का ट्राइबल ग्रुप है मेइतेई कम्युनिटी को, बाकी के जैसे पीपल है, नागा पीपल है, वो अपोज कर रहे हैं इस डिमांड को, कि वो चाह रहे हैं कि मेइतेई कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में ना डाला जाए। ये क्यों अपोज कर रहे हैं और ये क्यों डिमांड कर रहे हैं, हमने ये तो जान लिया। क्योंकि इनके पास देखो 64% पॉपुलेशन है, 10% केवल एरिया है इनके पास। ये चाह रहे हैं इन्हें एसटी कैटेगरी में डाला जाएगा तो इन्हें ज़्यादा और सुविधा मिल सकेंगी, फैसिलिटी मिल सकेंगी। लेकिन अपोज क्यों कर रहे हैं लोग, अपोज ये देखो डिमांड को भी कर रहे हैं कि जो इनकी एसटी कैटेगरी की डिमांड है, और हाई कोर्ट का जो जजमेंट आ रहा है इसको भी ये अपोज कर रहे हैं, कुकी और नागा पीपल जो यहाँ पे हिली एरियाज में रहते हैं। रीजन ये है अपोज करने का, क्योंकि देखो जो मेइतेई कम्युनिटी है इसकी जो पॉपुलेशन है वो देखो डोमिनेंट पॉपुलेशन है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनका डोमिनेंट है। मणिपुर की जो 60 एमएलए की असेंबली है, जो यहाँ पे विधानसभा है,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 60 एमएलए हैं, उनमें से 40 एमएलए तो मैतेई कम्युनिटी से आते हैं। अब सोचो 40 एमएलए मैतेई कम्युनिटी के हैं, बाकी 20 बाकी ट्राइब के हैं। तो इन्हें है कि अगर इनको ऑलरेडी पहले इनके इतने एमएलए रिप्रेजेंट कर रहे हैं मणिपुर की असेंबली को, और ये अगर इनको एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो फिर जो एसटी कैटेगरी के लिए जो जॉब है वो जॉब भी बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं बचेंगी, जॉब लॉस हो जाएगा। और ऑलरेडी इनको एडवांटेज मिला हुआ है मैतेई कम्युनिटी को, क्योंकि मैतेई जो लैंग्वेज है जिसे मणिपुरी लैंग्वेज भी बोलते हैं वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हुई है, शेड्यूल लैंग्वेज में, जो 22 लैंग्वेज है हमारे संविधान में तो उसमें डाली हुई है। तो शेड्यूल लैंग्वेज में जब डाल देते हैं आपको पता है क्या फ़ायदा होता है आपका, बहुत सारे जो एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो उस लैंग्वेज में भी दे सकते हो। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम आप उस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज एग्ज़ाम होता है उस लैंग्वेज एग्ज़ाम को दे सकते हो आप उसमें। तो ये ऑलरेडी इनको इतना एडवांटेज मिल चुका है। और जो मैतेई कम्युनिटी है इनको ऑलरेडी एससी कैटेगरी में भी आते हैं कुछ पीपल, ये शेड्यूल कास्ट में, कुछ पीपल ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में। तो इनको ऑलरेडी इतनी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो ये चाह रहे हैं बाकी कम्युनिटी कुकी और नागा कि इनको एसटी कैटेगरी में ना डाला जाए, क्योंकि इनको ऑलरेडी इतने एडवांटेज मिल चुके हैं, तो इसलिए ये अपोज कर रहे हैं। तो यही था इसके बारे में, मैतेई इशू चल रहा है जो मणिपुर में। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल ट्विंस। ये देखो डिजिटल ट्विंस प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए। इंडिया देखो अभी अपनी सिटी एक डेवलप करने जा रहा है, कुछ सिटी के इस तरह से इंडिया की सिटी हो जैसे ट्विन सिटी डेवलप कर रखी हैं, डिजिटल ट्विन सिटी डेवलप कर रखी हैं और देश ने या और किसी सिटी ने, जैसे सिंगापुर ने डिजिटल ट्विन डेवलप कर रखी है सिटी, चाइना में यिंगटन, दुबई है यूएई में, सऊदी अरेबिया ने डेवलप कर रखी हैं। तो ये डिजिटल ट्विंस किस लिए बनाई जाती हैं सिटी, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, गवर्नेंस को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं डिजिटल ट्विंस सिटी। तो है क्या डिजिटल ट्विंस का मतलब क्या है, देखो जैसा इसके नाम में ट्विंस का मतलब जुड़वा और डिजिटल का मतलब डिजिटली, यानी कि प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, साइट पे ऐसा बनाई नहीं गई, ये वर्चुअल है, केवल 3 डायमेंशनल वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन किसी सिटी का हम कर दें। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली की एक दिल्ली जैसी सिटी डिजिटली डेवलप कर दें। किस लिए, उसमें हम देखेंगे कि अगर दिल्ली से हम कोई मान लो ट्रैफिक रिमूव करना चाहें कि इस जो डिजिटल हमने सिटी बनाई है, डिजिटल ट्विन सिटी बनाई है, उसमें क्या है कि हम जैसे देखेंगे दिल्ली में इतना कंजन है, इतनी फैक्ट्री बनी हुई है जिनसे पॉल्यूशन होता है, इतना ट्रैफिक होता है। अगर हम कोई ऐसी सिटी डेवलप कर दें उसके साथ, अभी हमने डिजिटली डेवलप करेंगे, इंटरनेट पे एक साइट बना दी जाएगी उस पर डेवलप सारा कुछ, कि अगर ये डेवलप कर दें तो ये सारा जो इतना ट्रैफिक है अगर हम इस जगह मूव करें तो क्या होगा उससे, न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें डेवलप किए जाते हैं डिजिटल ट्विन में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ और फैसिलिटी डेवलप की जाती हैं, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, सब कुछ ये डेवलप किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि अगर वास्तव में ऐसी सिटी बनाई जाए रियल में तो उसका क्या इफेक्ट होगा, रियल टाइम इनसाइट क्या होगा, ये देखा जाता है। तो पर्पज इसका उद्देश्य यही है कि सिटी की जो गवर्नेंस है, एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन डिजिटल ट्विंस के द्वारा इंक्रीज, से ट्रैफिक फ्लो, उस कंजंशन जो भीड़ है उसको रिड्यूस करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करने के लिए, जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको मैनेज करने के लिए, जो ज़्यादा कंजंशन होने की वजह से या ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है या वाटर क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है उसको मॉनिटर करना, और नेचुरल डिजास्टर के जो वनरेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो ये सारे इसके फ़ायदे होंगे। और बेनिफिट क्या होंगे इसके, देखो इससे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लानिंग है वो लोअर कॉस्ट पे की जा सकेगी, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी बनाया जा सकेगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि देखो पॉल्यूशन को घटाया जा सके, जो सिटी में हेल्थ केयर, एजुकेशन या एग्रीकल्चर उसको इम्प्रूव किया जा सकेगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है कलेक्शन प्रोसेसिंग के लिए, और ये कॉस्टली भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है डेवलप करने के लिए, और इसके लिए डेटा एनालिसिस चाहिए और 3D मॉडलिंग चाहिए। फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, देखो अगर ऐसा डेवलप किया जाए, मान लो किसी सिटी को प्लान करना, मैनेज करना है, तो ये डिजिटल ट्विन सिटी बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिससे अर्बन रेजिडेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। क्योंकि डिजिटली अगर मैनेज कर लिया जाएगा तो उसी हिसाब से नई फैसिलिटी बनाई जा सकेंगी,
सस्टेनेबल यूज किया जा सकेगा जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, एफिशिएंटली यूज किया जा सकेगा रिसोर्सेज का, संसाधन का, जो सिटी में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 2 के लिए भी। देखो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हुआ करती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में ही लास्ट जारी हुई थी और 2021 में ये डिसकंटिन्यू कर दिया, अब जारी नहीं करता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या करता था कि रैंकिंग देता था कंट्रीज़ की, किस कंट्रीज़ में जाके कोई भी प्राइवेट सेक्टर मान लो कंपनी खोलना चाहे तो कितना आसान है बिजनेस करना किस कंट्री में, तो उसके हिसाब से रैंकिंग देता था। लेकिन उसमें कुछ कमी पाई गई, वो डिसकंटिन्यू कर दी 2021 से। 2020 में लास्ट जारी की थी वो रिपोर्ट, और 2 बार इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में। लेकिन अब उसके बदले वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, ये नई रिपोर्ट निकालने जा रहा है। तो इसमें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट 180 इकोनॉमीज़ में, यानी कि 180 कंट्रीज़ में क्या बिजनेस है, क्या इन्वेस्टमेंट है, उसके आधार पे कि इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्लाइमेट है, इसके आधार पे ये मूल्यांकन करेगा, असेस करेगा और इस रिपोर्ट को एनुअली जारी करेगा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो पहली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या डूइंग बिजनेस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, उसको रिप्लेस करेगा, जिसे डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते थे या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से भी जानते थे, तो उसको रिप्लेस करेगा। दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या फ़र्क है दोनों में, पहली रिपोर्ट में और अब की में? देखो ऑब्जेक्टिव टारगेट इस रिपोर्ट का क्या है, इसका ये है कि ये बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से असेस करेगी, मूल्यांकन करेगी। जो पहली रिपोर्ट थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट क्या है ये इसमें देखा जाता था। जो अब की रिपोर्ट है उसमें क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे रिपोर्ट जारी की जाएगी, ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के बारे में भी पहले पूछा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी जो, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया, 10 क्राइटेरिया थे, तो उसके बारे में भी पूछा था प्रीलिम्स में क्वेश्चन। तो ये क्राइटेरिया इस रिपोर्ट में क्या होंगे, इसमें यह है बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विस, लेबर क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन और बिजनेस इंसॉल्वेंसी। ये 10 क्राइटेरिया होंगे। पहली रिपोर्ट में भी 10 क्राइटेरिया थे, लेकिन वो 10 क्राइटेरिया अलग थे, ये क्राइटेरिया थे, ये आपको पहली रिपोर्ट की, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। ये आप याद रख लो तो अच्छा है, ये क्राइटेरिया के बेस पे रिपोर्ट जारी की जाएगी। तो क्या रिपोर्ट का 54 इकोनॉमीज फर्स्ट ईयर में कवर होंगी और फिर आने वाले समय में 2025-26 तक 180 कंट्रीज़ के बारे में रिपोर्ट दी जाएगी। ऐसा पहली रिपोर्ट में कुछ नहीं था। अप्रोच क्या है इसमें देखो मोर बैलेंस और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये रिपोर्ट जारी की जाएगी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की, हर एक कंट्री की। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहली रिपोर्ट थी उसमें देखो जो मेथोडोलॉजी और अप्रोच दी जाती थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी और ना ही उसके वेल डॉक्यूमेंट थे जिस तरह से बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट में होंगे। पब्लिकेशन कैसा होगा, देखो फर्स्ट रिपोर्ट 2024 से पब्लिश की जाएगी, ये अभी जारी नहीं की जाएगी, अभी तैयार किया है वर्ल्ड बैंक ने, तो इसकी पहली रिपोर्ट 2024 से जारी की जाएगी। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी वो 2020 में लास्ट जारी की गई थी, 2021 से स्क्रैप्ट कर दी थी, हटा दी थी। क्यों? क्योंकि इसमें देखा गया था कि चाइना, सऊदी अरबिया, यूएई, अजरबैजान जैसे देशों की रिपोर्ट में कुछ अल्टर किया है, चेंज किया है जानबूझ के, तो इसमें कुछ गलती पाई गई थी, तो इस वजह से ही डिसकंटिन्यू कर दी थी वर्ल्ड बैंक ने। तो अब ये नई रिपोर्ट जारी करेगा 2024 से बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि मैपर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली और जीएस पेपर 3 के लिए भी मेंस में। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसने एक नई ऐप जारी की है। अभी देखो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2023-24। इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये नई ऐप लॉन्च की है कृषि मैपर के नाम से। मोबाइल एप्लीकेशन होगी, मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके पास। इसमें क्या होगा, इसमें देखो जो भी एग्रीकल्चर का डेटा है या जियो स्पेशल डेटा है, फार्मर के लिए इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट है, उपयुक्त इन्फॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए कृषि करने के लिए,
या कोई कृषि के लिए पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी बना रहा है, या रिसर्चर हैं, एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, या कोई और स्टेक होल्डर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, उसके लिए जो जानकारी इस मैप, जिस मोबाइल ऐप है जो मैपर नाम की, कृषि मैपर नाम की, इस मोबाइल ऐप पे मिल सकेंगी। तो फीचर इसका यही है, इसमें सॉइल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन, वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, क्रॉप हेल्थ के बारे में, क्रॉप सूटेबिलिटी, कौन सी क्रॉप किस एरिया में सूटेबल है, लैंड यूज के बारे में कि कौन से एरिया में कहाँ पे कैसी खेती हो रही है, किस तरह से लैंड को यूज किया जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो इसका एम क्या है? एम यही है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, उत्पादकता को और लाभ को इंक्रीज करना है, और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट करना है, और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है हमारे इंडिया में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ फूड ग्रेन के बारे में। जो नेशनल टारगेट है 2023-24 में, यानी कि अगले 31 मार्च 2024 तक जो हमें अनाज उगाना है, उसके टारगेट रखे गवर्नमेंट ने। फूड ग्रेन उगाना है 3320 टन पूरा फूड ग्रेन, 292.5 टन की दाल उगानी है, और ऑयल सीड ये 440 लाख टन उगाना है। ये सब लाख टन में है। इंडिया ने अभी कितना रिकॉर्ड किया है 2022 तक, 31 मार्च 2023 तक, 2022-23 का जो पीरियड है उसमें कितना हासिल किया है? देखो इसमें फूड ग्रेन 3235 लाख टन उगाया है। दाल की बात करें तो 278 लाख टन, ऑयल सीड की बात करें तो 400 लाख टन, और अगर शुगर केन गन्ने की बात करें तो 4688 लाख टन। इतना उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया है इंडिया ने 2022-23 पीरियड में। मस्टर्ड मिशन में देखो लास्ट 3 ईयर में ये रैप सीड और मस्टर्ड प्रोडक्शन 40% तक इंक्रीज किया है। 91.2 लाख टन से लेके 128.2 लाख टन तक ये प्रोडक्शन इंक्रीज किया है पिछले 3 साल में। जो मस्टर्ड प्रोडक्शन है, मतलब जो सरसों है, सरसों से तेल बनाया जाता है, या रैप सीड है उससे तेल बनाया जाता है, ये इतना इंक्रीज हो चुका है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। ये रिपोर्ट रिसेंटली जारी की है। इसमें बताया गया है कि 58 कंट्रीज़ में 258 मिलियन पीपल, लगभग 25.8 करोड़ पीपल भूखमरी से गुजर रहे हैं, हंगर के शिकार हैं, भूखमरी के, भूख से मर रहे हैं। तो ये इस रिपोर्ट में बताया है। एक सेकंड में इसे यहाँ ले आता हूँ, ये कहाँ पे चला गया। तो इस रिपोर्ट में और क्या है हाईलाइट वो देख लेते हैं। देखो ये रिपोर्ट एक तो एनुअली जारी की जाती है हर साल, और इसमें एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में क्या है इसके बारे में असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मतलब खाद्य असुरक्षा क्या है, खाद्य असुरक्षा हिंदी में इसको खाद्य असुरक्षा। कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ये दो, ये समझ लो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जारी करती हैं। इनके नाम आपको याद रखने, और ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई है इसके बारे में थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इस रिपोर्ट के बारे में हाईलाइट पढ़ लेते हैं। इसमें एक है कि 2022 में जो फूड इनसिक्योरिटी आई है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, कंजिक्यूटिवली चौथे साल ज़्यादा इंक्रीज हुई है ये, मतलब लोगों को खाने की कमी हुई है। इसके मेजर कारण क्या हैं? कारण है इकोनॉमिक शॉक, कोविड-19 की वजह से और यूक्रेन वार की वजह से ये फूड इनसिक्योरिटी आई है। नेक्स्ट कारण है इनसिक्योरिटी का ये कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरी कंट्री में, मिडल ईस्ट की कंट्री में। वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम, वेदर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी आई है। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का क्या मतलब है? देखो खाद्य सुरक्षा जो है सीवियर, जो तीव्र खाद्य सुरक्षा है उसका, असुरक्षा की बात कर रहे हैं हम, इनसिक्योरिटी, उसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन या कोई हाउस होल्ड मतलब कोई भी घर या कोई भी पर्सन, लोग, इंडिविजुअल, जब उसके पास वो फूड या न्यूट्रिशन एडिक्वेट ना हो या लिमिटेड हो, सीवियरली बहुत लिमिटेड, जिससे क्या है वो अपनी ना तो भूख मिटा सकता है ना ही उसे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, और इसकी वजह से स्टारवेशन हो सकता है, भूखमरी, और जिसकी वजह से डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी।
जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जारी की है FSIN, ये किसने बनाई थी? ये देखो ग्लोबल इनिशिएटिव है किसका? फाओ का, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इफ्री, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन तीनों का एक इनिशिएटिव है ये, तो जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। जो GNAFC है, ग्लोबल नेटवर्क जो है, ये अलायंस है किसकी? यूरोपियन यूनियन, फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनकी 2016 में बनाया गया था, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो टू एंड हंगर, ये दूसरे नंबर का सस्टेनेबल गोल है, इसको हासिल किया जा सके और फूड क्राइसिस है जो उससे निपटा जा सके, इसलिए ये बनाया था ग्लोबल नेटवर्क इन तीनों ने मिलके। तो यही था इसके बारे में। कुछ इंडिविजुअल मतलब सिंगल टॉपिक है, सिंगल लाइनर टॉपिक, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं। खेलो इंडिया गेम्स के बारे में आपने सुना होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये देखो पिछले साल कर्नाटक में हुए थे, कर्नाटक में एनुअली हो रहे हैं, अभी 3rd एडिशन होने वाला है इसका, तीसरी बार होने वाले हैं। कहाँ में? ये मेनली यूपी में होंगे, लखनऊ में, वाराणसी में, नोएडा में और गोरखपुर, 4 सिटी में कराए जाएंगे ये इस साल। और जो शूटिंग का गेम है, शूटिंग, इसमें शूटिंग भी होगा, वो न्यू दिल्ली में होगा। तो यूपी और न्यू दिल्ली में कराए जा रहे हैं इस साल, तो याद रखना आपको। और तीसरा हो रहा है इनका एडिशन। टाइगर रिजर्व न्यूज में था मुकुंदरा नाम का, मुकुंदरा हिल्स, ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, मुकुंदरा हिल्स, उसी के नाम पे इसका नाम है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? लोकेशन आपको याद रखनी है, ये राजस्थान में है, राजस्थान की में पड़ता है ये, बूंद, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसको दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। एक टॉपिक था न्यूज में कोर्सिया, कोर्सिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, मतलब जो देखो जहाज वगैरह उड़ते हैं, एविएशन सेक्टर में आते हैं जहाज वगैरह, प्लेन, एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, उनसे जो इमिशन होता है, कार्बन इमिशन यानी कि CO2 का इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, उसको रिड्यूस करना है इस कोर्सिया प्लान के अंदर। और किसने लॉन्च किया है ये देखो ICAO का प्लान है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो 1944 में बनी थी, 1944 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है आईकाओ का। इसने ये लॉन्च किया था कोर्सिया नाम का, और इसके 3 फेज में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहला फेज 2021 से लेकर 23 तक चलेगा, दूसरा फेज 2024 से लेकर 26 तक चलेगा, तीसरा फेज 2027 से लेकर 2035 तक चलेगा। टारगेट क्या है आपको पता चल गया, याद होना चाहिए कि CO2 का इमिशन है जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, उसको रिड्यूस करना है, मेन काम ये है इसका, इंटरनेशनली काम करता है कोर्सिया। एक देखो आईकाओ का ही एक और इनिशिएटिव है, जो ये आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका तो एक है इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स। ये क्या है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स? इसमें यह है कि 2050 आते आते जो एरोप्लेन वगैरह से, जहाज वगैरह से, या एविएशन सेक्टर में इंटरनेशनली जो इमिशन होता है, वो हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है, नेट जीरो कार्बन इमिशन हासिल करने का मतलब है, देखो जितना जहाज वगैरह उड़ाने से, क्योंकि उनमें फ्यूल यूज होता है, उससे जो ईंधन निकलता है उसमें ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कार्बन इमिशन होता है, जितना वो इमिशन होता है एटमॉस्फेयर में, उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लें एटमॉस्फेयर से, वो हो जाएगा नेट जीरो। तो नेट जीरो का मतलब जीरो नहीं है, यानी कि इमिशन तो होगा, जितना उत्सर्जन होगा, इमिशन होगा, इमिशन को हिंदी में उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जन। तो जितना उत्सर्जन होगा, इमिशन होगा कार्बन का या फिर ग्रीन हाउस गैस का,
उतना हम एब्जॉर्व भी कर लें, कोई टेक्नोलॉजी लगा के, कोई फिल्टर लगा के, कोई ज़्यादा पेड़ लगा के, तो ये नेट जीरो हो जाएगा फिर, मतलब जितना इमिशन हो रहा है उतना एब्जॉर्व कर लें। ये टारगेट कब तक का है? 2050 तक का है। किसका? आई का होगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये किस में है? लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल है जो इसमें है, ये टारगेट याद रखना है। और अगर इंडिया का पूछूं मैं, इंडिया का नेट जीरो टारगेट कितना है? नेट जीरो इमिशन जो टारगेट है इंडिया का ओवरऑल, वो 2070 तक हासिल करना है। ये भी आपको याद होना चाहिए, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है हमने। तो यही टॉपिक थे आज के।